Hello everyone, welcome to the channel Social Science with Dipankar. Today in this video we are going to discuss conservatism order and Vienna Convention 1815. But before we start the video, let me request every one of you to be there to watch the video till the end so that you can understand each and every topic. Children, I have been making video on each and every important topic that is very important from the point of view of your board exam. They are really very important. So you should watch each and every video explanation of mine till the end so that you have clear idea about each and every topic. So let us start. After the defeat of Napoleon Bonaparte, the European governments were driven by an idea of conservatism, right? See, when Napoleon Bonaparte ascended the throne of France in 1804, he did what? He removed the people, the monarchies. He removed the monarchies who were from Bourbon dynasty, and in place of them, he instituted those people, those who belong to his family, his relations, right? He actually preferred his own men, own people only to be holding power. So after Napoleon Bonaparte was defeated in the Battle of Waterloo in 1815, उसके बाद क्या होता है, जो ये नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर जो चालू होता है, इसमें हम ये देखते हैं कि पूरे यूरोप में जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स दे वर ड्रिवन बाय दिस आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म क्या होती है? कंजर्वेटिज्म बेसिकली वो आइडिया या फिलॉसफी होती है जो कि ओल्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट और सोसाइटी जैसे चर्च, मोनार्की, सोशल हायरार्कीज, उनका ये मानना था ये सभी चीजें ऐसी ही रहनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए. ओल्ड इंस्टीट्यूशंस, ओल्ड एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी रिस्पेक्टेड, राइट? Though later on they agreed to changes. Earlier they were opposed to any kind of changes. Later on the conservatives they started believing that some changes are necessary, but the changes should be slow. Okay, so let us continue our discussion on the new conservative order. See, the changes that have been brought, that have been initiated by Napoleon Bonaparte, they realized one thing, that the conservatives realized that we cannot go back to the old days, right? The days before the pre-revolutionary era. मतलब pre-revolutionary days में वो वापस नहीं जा सकते. They cannot bring back that old order, right? So they rather realized that the changes which were initiated by Napoleon Bonaparte, that modernization could rather strengthen the institutions such as monarchy, right? जैसे एक मॉडर्न आर्मी, एक मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें, डायनेमिक इकोनॉमी की बात करें, तो जो मोनार्कीज है वो ये बात रियलाइज करने लगे कि ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी है ताकि जो हमारे जो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं या एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट है, जैसे मोनार्की की बात करें, ये बनी रहें और रादर ये और स्ट्रॉन्ग हो सकती है. जैसे अगर हम मॉडर्नाइजेशन लाए तो मॉडर्नाइजेशन कैन इन फैक्ट स्ट्रेंथन द स्टेट पावर एंड इट कैन मेक द स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड मोर पावरफुल. ठीक है, तो उनको ये बात रियलाइज हुआ कि जितने भी ओल्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी है ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी थ्रू मॉडर्नाइजेशन, राइट? तो ये बात उनको रियलाइज हुआ. और हम इसमें डिस्कस ये भी करेंगे, वियना कन्वेंशन के बारे में थोड़ी देर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. लेकिन हम थोड़ी सी एक बात और करते हैं कि जो नए कंजर्वेटिव जो रेजिम जो सेटअप हुए, जो कंजर्वेटिज्म रेजिम सेटअप हुए, वो ज़्यादा ऑटोक्रेटिक थे इन नेचर, क्योंकि उनको पहले जैसे ही वो सत्ता खो चुके थे तो दोबारा सत्ता ना खोए, तो इसी डर की वजह से जो है उनको लगता था कि सत्ता दोबारा हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए, तो इसलिए इनका नेचर और ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो गए और किसी भी तरह का जो क्रिटिसिज्म या डिसेंट वो उसके खिलाफ हो गए. और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज को चैलेंज करती हो, उन सभी एक्टिविटीज़ को जो है कर्व करने का काम, हटाने का काम जो है ये नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर करने लगी. जो नया कंजर्वेटिज्म रेजिम जो सेटअप हुआ, ये सारी चीजेस मतलब ये ज़्यादा ऑटोक्रेटिक हो गए नेचर में, और ज़्यादा ऑटोक्रेटिक. और इसी वजह से ही आप देखेंगे जो लिबरल नेशनलिस्ट है उनकी एक मेजर डिमांड्स में ये भी थी
कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि इन्होंने क्या करने चालू कर दिया, जो ये नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर था, ये ज्यादा से ज्यादा सेंसरशिप लागू करने लगे। तो सेंसरशिप में वो इस तरीके से जो भी आप लिखने जा रहे हैं बुक में या न्यूज़पेपर में, जो भी छापने जा रहे हैं, उस सब को वो कंट्रोल करने लगे, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस उस पर लगाने लगे। तो इसी वजह से लिबरल नेशनलिस्ट का ये डिमांड उनका उभर के आया है, एक मेजर डिमांड यही आया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ब्रीफली जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। After the defeat of Napoleon Bonaparte, European governments were driven by a spirit of conservatism. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कंजर्वेटिज्म क्या है, जिसमें ओल्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, जैसे चर्च हो गया, मोनार्की हो गई, सोशल हायरार्की हो गई, ये सभी चीजें जो है, ये ट्रेडिशंस जितने भी है, ये सब बने हुए रहने चाहिए। इसको किसी तरह का इसको चैलेंज नहीं होना चाहिए, ये एज इट इज रहना चाहिए। मोस्ट conservatives did not propose a return to society of pre-revolutionary days। मतलब पहले वाली जो ऑर्डर है वो दोबारा तो वापस नहीं ला सकते, और ज्यादातर कंजर्वेटिव्स का यही मानना था कि हम वापस प्री रिवोल्यूशनरी डेज में नहीं जा सकते। ओके, उसके बाद दे रादर रियलाइज from the changes initiated by Napoleon Bonaparte that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy। तो मॉडर्नाइजेशन के जरिए ही मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ज्यादा मजबूत होगी, स्टेट पावर और इफेक्टिव होगी और ज्यादा पावरफुल होंगी। ठीक है, उसके बाद जो है कंजर्वेटिव रेजिम्स की हम बात कर रहे थे, जो भी सेटअप हुए आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन 1815, दे वर मोर ऑटोक्रेटिक, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि वो और ज्यादा कॉन्शियस हो गए कि हमारा सत्ता फिर से ना चला जाए, तो सत्ता फिर से ना जाने का डर जो है उनको और ज्यादा ऑटोक्रेटिक उनको बनाती है। और इस तरह से जो है दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, किसी तरह का आलोचना के वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर रहे थे, वो उसको बिल्कुल इनटॉलरेंट हो गए। और डिसेंट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव ए डिफरेंट ओपिनियन, राइट, and curb activities, they sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government। ऐसे कोई भी कदम लोगों द्वारा जो कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के लेजिटिमेसी को चैलेंज करती हो, तो सारे एक्टिविटीज को कर्ब करने का काम, हटाने का काम भी ये न्यू कंजर्वेटिव जो रेजिम्स है इन्होंने ये शुरू कर दिया था। तो अब क्विकली हम डिस्कस करेंगे वियना कन्वेंशन। तो बच्चों, जैसे कि मैं बात कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट के डिफीट के बाद जो कंबाइंड फोर्सेस ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के कंबाइंड फोर्सेस ने मिलकर जो है नेपोलियन बोनापार्ट को हराया, उसके बाद जो नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर आया, उनको ये रियलाइज हुआ था कि मॉडर्नाइजेशन के जरिए ही स्टेट पावर को और इफेक्टिव और पावरफुल बनाया जा सकता है। और इसके साथ साथ वो थोड़े ऑटोक्रेटिक भी बन गए। ऑटोक्रेटिक इस सेंस से क्योंकि पहले वो सत्ता में थे, फिर सत्ता खो चुके थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उनको ये लगता था कि दोबारा सत्ता वापस ना हाथ से चली जाए, तो इसलिए उनका नेचर जो है और ऑटोक्रेटिक हो गया था। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जैसे नेपोलियन बोनापार्ट की हार होती है बैटल ऑफ वाटरलू पे बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, तो एक कांग्रेस बुलाया जाता है वियना पे, राइट, जिसको होस्ट करते हैं ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ओके, और एक प्लान ड्रॉ अप होता है जिसको ट्रीटी ऑफ वियना कहा जाता है। वियना कन्वेंशन में जो एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ वियना, और इसका जो पर्पस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला पर्पस यही था कि जो भी चेंजेस नेपोलियन बोनापार्ट के दौरान, यानी कि नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान जो यूरोप में आई, राइट, जैसे रीजन्स के बॉर्डर्स चेंज हुए या जो भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज चेंज हुए, वो सब चेंजेस को अनडन करना था, यानी कि उसको पलट देना था, राइट, जैसे पहले की स्थिति थी फिर से पहले की स्थिति में लाना था। ठीक है, दूसरा क्या है, बourbon डायनेस्टी वाज रीस्टोर्ड टू पावर। जो बourbon डायनेस्टी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिनको डिपोज किया गया था, और आप देखेंगे जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट भी जब गद्दी पे बैठे तो उन्होंने अपने ही जो रिश्तेदार हैं या अपने ही लोगों को जो है अलग अलग जगह पे जहाँ पे उनका टेरिटरी बना, जहाँ उनका रूल आया, तो वहां पर उन्होंने अपने ही लोगों को बिठाया। तो आप इस तरह से देखेंगे जो बourbon डायनेस्टी
that had been deposed during the French Revolution, it was restored to power. After this, Treaty of Vienna of 1815 was signed. Then France lost territories it had annexed under Napoleon. जो भी territories जो है नेपोलियन के रूल के दौरान जो भी टेरिटरीज इन्होंने एक्वायर की थी, वो सब एक्वायर यानी कि एनेक्स किया था, अपने साथ जोड़ा था, उन सब टेरिटरीज को जो है फिर से जो है फ्रांस को खोना पड़ा, सभी टेरिटरीज को. अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज सेट अप टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर. अब ऐसा माना जा रहा था, जो ये नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर था, इनको ये सोचना था कि जो ये नया ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, वो ये सोचते थे कि फ्यूचर में फ्रांस के इस तरह से एक्सपेंशन ना हो, फ्यूचर में फिर से कोई नेपोलियन जैसा कोई ना आ जाए. तो इसलिए जो है फ्रांस के चारों ओर अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप, ठीक है, ताकि फ्रांस का जो एक्सपेंशन है वो फ्यूचर में ना हो पाए. एरियाज में किस तरह से इनके चारों तरफ जो कंट्रीज है, वो अब उस टाइम तो कंट्रीज नहीं थे, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक प्रिंसिपैलिटीज थे, तो उनको जो है चारों तरफ से जो है फ्रांस के चारों तरफ से सेटअप किया गया. कौन कौन से थे? किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स इन द नॉर्थ, राइट, जिनोवा इन साउथ, प्रूशिया was given the territories in the western frontiers, and Austria was given the control of northern Italy. Okay, in the east, Russia was given part of Poland, and Prussia was given a portion of Saxony. तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट जो है फ्रांस के चारों ओर सेटअप किया गया, ठीक है. जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, दैट द 39 स्टेट कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो कि नेपोलियन ने सेटअप किया था, इसको जो है ऐसे ही रख दिया. इसमें किसी तरह का चेंजेस ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ने नहीं किया. जो नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर आया, इसने किसी भी तरह का चेंजेस में नहीं किया. तो सो द मेन ऑब्जेक्ट क्या था? जो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वियना कन्वेंशन या जो ट्रीटी ऑफ वियना है 1815 का, बेसिकली टू रीस्टोर द मोनार्कीज, राइट. जो मोनार्कीज को फिर से रीस्टोर करना था, उनको फिर से गद्दी में बिठाना था, ये मेन इनका पर्पस था, ठीक है. और हम बात कर रहे थे कि जो जितने भी कंजर्वेटिज्म रेजिम्स बाद में सेटअप किए गए, वो ऑटोक्रेटिक ज्यादा हुए. रीजन बीइंग, क्योंकि उनको लगता था दोबारा सत्ता उनके हाथ से ना चली जाए, इसलिए वो किसी भी तरह का डिसेंट, किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म वो टॉलरेट नहीं कर रहे थे. और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो उनकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करती हो, उनको वो हटाने की कोशिश उन्होंने की, राइट. तो इस तरह से हमने बात की थी शुरू में भी कि जो लिबरल नेशनलिस्ट थी, उनका एक मेजर डिमांड ये भी बनी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सेंसरशिप लगाना चालू कर दिया था. जो नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर में सेंसरशिप लगाना चालू कर दिया. सेंसरशिप किस पे? क्या आप लिखेंगे, क्या आप अखबारों में छापेंगे, तो इन चीजों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाया गया, जिस वजह से जो है लिबरल नेशनलिस्ट की मेजर डिमांड ये भी बनी बाद में कि किस तरह से मीडिया को, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी उनकी एक मेजर डिमांड्स में जुड़ गई. तो बच्चों, उम्मीद है ये सारा पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किया, हमने बात की नया कंजर्वेटिज्म ऑर्डर, और हमने बात की वियना ट्रीटी ऑफ वियना 1815, वियना कन्वेंशन 1815 हमने डिस्कस किया पूरी डिटेल में. कोई क्वेश्चंस है आपके मन में तो प्लीज क्वेश्चन जरूर पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इन द एंड आई वुड से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. Thank you and have a nice time. Bye bye.